नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 10 नंबर आपके बनेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में किया गया था, जिसके तहत वीरभूम एवं भागलपुर जिले के हिस्से शामिल किए गए थे। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगलतरी ट्रैक है, ठीक है। इस क्षेत्र के भूभाग में मुख्यतः जनजातीय समुदाय निवास करते थे। जंगलतरी ट्रैक को ही दामिने को एवं नरीखंड कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो संथाल परगना का जो क्षेत्र था, इसी को क्या बोलते हैं? दामिने कोह बोलते हैं, या फिर नरीखंड इसको बोला जाता है। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 इस क्षेत्र का पहला रैयती काश्तकारी कानून था। इसी कानून से काश्तकारी की अवधारणा विकसित होती चली गई। बिहार सरकार ने मिस्टर गैंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के पश्चात संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 गठित की। इसी सिफारिश के तहत संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निर्मित किया गया, जिसके कुल 9 अध्याय हैं और 72 धाराएं हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 सेक्शन भी हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले इसका धारा 1 में जो आपका जिक्र किया गया है वो है, इसमें टोटल है 72 धाराएं आप इसमें आपके शामिल है और 9 अध्याय, मतलब 9 चैप्टर है इसमें और 72 इसमें सेक्शंस हैं, ठीक है। तो पहला धारा में हम देखते हैं इसमें कि क्या दिया गया है। तो पहला धारा में आपका दिया हुआ है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रसार, ठीक है। स्टार्टिंग में जब यह किसी चीज़ का होता है तो स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो उसका नाम क्या है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, उसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका संथाल परगना टोटल झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, ठीक है। तो इसमें सारे पांचों प्रमंडल में नहीं होंगे, ओनली एक ही प्रमंडल में लागू होगा, जिसके अंतर्गत 6 जिले हैं, ठीक है। जो पहला जो जिला है वो है दुमका, दूसरा देवघर है, फिर पाकुड़ है, साहिबगंज है, गोड्डा और जामताड़ा है, ठीक है। तो ये टोटल 6 जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें, अगर हम बात करें इसमें सेक्शन 2 की, मतलब धारा 2 की हम बात करते हैं, तो इसमें है कि अधिनियम का स्थानीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। मतलब विधान के स्थानीय विस्तार, परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी, ठीक है। मतलब किसी क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं और उसको फिर से उसको शामिल कर सकते हैं। ये सारे राइट्स इसमें दिए हुए हैं। तो ये सेक्शन 2 में, मतलब धारा 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एसपीटी एक्ट 1949 के संदर्भ में किसी या संपूर्ण क्षेत्र से इसे हटाने या किसी अंश या संपूर्ण कानून की धारा में बदलाव या समाप्ति कर सकती है, ठीक है। मतलब राज्य सरकार के पास ये पावर होगा कि वो किसी भी इसके भाग को वापस कर सकता है या फिर उसका विस्तार कर सकता है। ये पावर राज्य सरकार के पास है। तो ये आपका धारा 2 में मेंशन किया गया है, ठीक है। जो धारा जो 3 है इसको निरसित कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो धारा 4 है, ठीक है। इसमें परिभाषाएं इसमें दिया हुआ है, मतलब सबके डेफिनेशंस इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आदिवासी किसको बोलते हैं ये दिया हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूची ख के तहत आदिवासी या अर्ध आदिवासी जाति या जनजाति के रूप में राज्य सरकार अधिसूचित करे, उसे क्या बोलते हैं? आदिवासी उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब शेड्यूल ख में जिसको वर्णन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसको हम आदिवासी यहाँ बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद है कृषि वर्ष। तो बंगला परंपरा के अनुसार कृषि वर्ष का आरंभ बैसाख महीने में होगा, ठीक है। मतलब अगर बंगला कैलेंडर के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो जो कृषि वर्ष का प्रारंभ होगा वो वैसाख महीने से होगा, ठीक है। और ये चैत तक चलेगा। इसके बाद सेकेंड में हम देखते हैं फसली साल के अनुसार कृषि माह का प्रारंभ अश्विन माह से होगा। वही अगर हम फसल की माह की बात करें तो इसका प्रारंभ
अश्विन माह से होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कि किस कृषि प्रयोजन के लिए स्थानीय परंपरा के अनुसार कोई अन्य वर्ष भी हो सकता है जो प्रचलन में ना हो। ठीक है। वही अगर राज्य सरकार की बात करें तो उसका स्टार्टिंग अप्रैल से होता है और वो मार्च तक चलता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि भूगत बंध पूर्ण भोग बंधक किसको बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त कर इसके बदले में अपने संपूर्ण या आंशिक जोत को इन शर्तों के आधार पर हस्तांतरित किया हो कि वह जब तक वह ऋण नहीं की राशि लौटा ना दे तब तक वह जोत के प्राप्त आय का हकदार नहीं होगा, पूर्ण भोग बंधक कहलाएगा। ठीक है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक बंधक के रूप में देते हैं उसको। अगर ऋण चाहिए होगा तो अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा जो होगा उसको वो बंधक के रूप में देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भुगत बंध भोग बंधक, उसको रैयत बोलते हैं। ठीक है। वही अगर हम बात करें खास ग्राम से, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि खास ग्राम से आप क्या समझते हैं, तो इसमें ये है कि उस ग्राम का ना तो कोई मूल रैयत होगा और ना ही कोई उसका ग्राम प्रमुख होगा, नहीं तो उसको कोई लैंड होल्डर होगा और ना ही कोई इसका विलेज हेडमैन होगा। वैसे ग्राम को हम क्या बोलेंगे, खास ग्राम बोलेंगे। ना तो उसका कोई मूल रैयत होगा और ना ही उसका कोई ग्राम प्रमुख होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, खास ग्राम। उसके बाद जमींदार है, तो वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार होता है उसको क्या बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं। ठीक है। इसको भूस्वामी भी बोला जाता है। ठीक है। मतलब जो हेडमैन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको जमींदार बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे आगे है गैर आदिवासी। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिनका नाम अनुसूची खा मतलब शेड्यूल खा के अंतर्गत दर्ज ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, वो गैर आदिवासी है। ठीक है। इसके अलावा है रैयत। तो रैयत किसको बोलते हैं, तो जमींदारों के अलावे कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद या परिवार का सदस्य या भाड़े के मजदूरों किसके जोतने के लिए भूमि धारण का अधिकार रखता हो उसको क्या बोलते हैं, रैयत बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे आता है जो भी ये 90 अगर हम 1855 या उस संदर्भ में अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो उस समय जो सरकार था वो अंग्रेज़ सरकार था, तो उसके अधीन में ये ज़मींदार हुआ करते थे और उसके अधीन में ये काश्तकार और रैयत हुआ करते थे। ठीक है। जिससे फिर वो लगान वसूलते थे खेती के उपज के, मतलब जो खेती करते थे उसके बदले वो उनसे टैक्स वसूली करते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि लगान लगान क्या है, तो खेवट खतियान के अनुसार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के द्वारा विधि सम्मत तरीके से जिस राशि का भुगतान जमींदार को किया जाता है उसको लगान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद खाली जोत है, तो कोड़ा हुआ जोत या ऐसा जोत जो रैयत अपना उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर गया हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, खाली जोत। ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नेक्स्ट उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका आगे का कोई वंश नहीं है और वो इंसान मर जाता है, तो उसका जो ज़मीन जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, खाली जोत बोलते हैं। ठीक है। ऐसी ज़मीन क्या होता है, उसके मरने के बाद वो वापस भूस्वामी यानी जमींदार के पास चला जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्राम समुदाय। तो ग्राम के जमाबंदी रैयत से जुड़े सभी व्यक्ति जिनके हिस्सेदार, उनके बच्चे, उनके उत्तराधिकारी को संयुक्त रूप से ग्राम समुदाय कहा जाता है। ठीक है। ग्राम प्रमुख, तो ग्राम प्रमुख किसको बोलेंगे, जो भी विलेज का हेडमैन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्राम प्रमुख। ठीक है। जिसमें मुखिया हो जाता है, मांझी हो जाता है, मुस्तजिर ये हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ग्राम प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है। तो जितने भी डेफिनेशंस वगैरह हैं ये सब आपके धारा 4 में मेंशन किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद हम अध्याय 2 में आ जाते हैं। ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें टोटल 9 अध्याय दिए हुए हैं और 72 इसमें धाराएं दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धारा 5 में क्या क्या कहता है। तो धारा 5 में है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति। ठीक है। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन। ठीक है। मतलब किसी जो गाँव होगा उसका विलेज का जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होगी उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें यह है कि रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3, ठीक है, मतलब 2/3 लोगों की सहमति होगी तभी
सहमति होगी तो उसकी नियुक्ति उपायुक्त करेगा, ठीक है। तो उपायुक्त के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद 6 में ये है कि ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन, ठीक है। यदि किसी ग्राम जो खास नहीं है, ऐसे ग्राम के ग्राम प्रधान का निधन हो जाए तो उस गांव से संबंधित जमींदार 3 महीने के भीतर नए ग्राम प्रधान नियुक्त करेगा, करने का आवेदन उपायुक्त को देगा, ठीक है। मतलब धारा 6 में आपको ये दिया हुआ है कि अगर किसी ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो जमींदार जो होगा वो 3 महीने के अंदर उपायुक्त को वो लेटर मतलब आवेदन देगा और फिर उसकी मतलब उसको इन्फॉर्मेशन देगा डीसी को, ठीक है, उपायुक्त को। फिर 7 में दिया हुआ है कि ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना, ठीक है। मतलब ग्राम प्रधान की नियुक्ति के पश्चात इन्हें एक पट्टा दिया जाएगा, ठीक है। तो 6 में हमने क्या देखा कि अगर ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो उसका आवेदन जमींदार डीसी साहब को देंगे, उसके बाद वो नई नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो इसमें है कि ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना। तो इसमें है कि जो भी पट्टा वगैरह और शपथ वगैरह जो दिलाना होगा कि वो कैसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, तो ये आपका धारा 7 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा धारा 8 में दिया हुआ है कि जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना, ठीक है। जब भी किसी ग्राम प्रधान का निधन हो या उनके उत्तराधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो जमींदार का कर्तव्य होगा कि वो नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति 3 महीने के भीतर ग्राम के जमाबंदी एवं खेवट खतियान से जुड़ी प्रतियां उपलब्ध कराए, ठीक है। मतलब जितने भी कॉपीज होंगी जमाबंदी की वो सभी नया जो ग्राम प्रधान बनेगा उसको जमींदार दे देगा, ठीक है। वही हम धारा 9 की बात करें तो जो विलेज मैन का जो पोस्ट होगा वो नॉन ट्रांसफरेबल होगा, ठीक है। मतलब उसका पद को हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका धारा 9 में मेंशन किया गया है। इसके बाद धारा 10 में है कि किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना, ठीक है। मतलब ओनली लैंड रिकॉर्डेड ट्रीटेड एज मूल रैयत का जोत, ठीक है। मतलब क्या होगा इसमें जो भी लैंड रिकॉर्ड में होगा उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो लैंड मूल रैयत का जोत है, ठीक है। ऐसा धारा 10 में दिया गया है, ठीक है। फिर धारा 11 में हम देखते हैं कि ग्राम प्रधान का पुरस्कार निधि, ठीक है। तो इसमें जो भी है कि ग्राम प्रधान द्वारा मूल रैयत या रैयत पर लगाए गए जुर्माने की जो वसूली की जाएगी वह प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा। इसका खर्च उपायुक्त के द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि ग्राम जो प्रधान होता है वो क्या करेगा, जो भी रैयत होते हैं या मूल रैयत होते हैं उनसे वो अगर कोई जुर्माना उन पर अगर लगाया जाएगा तो उस लगाई गए जुर्माने से जो भी राशि उसके पास आती है तो उसको वो पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा। लेकिन जो उसका खर्च होगा वो उपायुक्त के नियमों के अनुसार किया जाएगा, ऐसा धारा 11 में मेंशन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो अध्याय 3 है, ठीक है। इसमें रैयत के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि रैयतों के वर्ग का उल्लेख। तो 12 में आप हम देखते हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रैयत दिया गया है। तो 3 टाइप के रैयत होते हैं, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और एक नए रैयत, ठीक है। तो निवासी रैयत में वैसे रैयत होते हैं जो गांव में रहते हैं और उनका पारिवारिक आवास अभिलिखित गांव में ही है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, निवासी रैयत, जैसे कि वो बाहर कहीं नहीं रहते हैं, उसी गांव में निवास करते हैं, ठीक है। और गैर निवासी में वैसे रैयत हो जाएंगे जिनका जमाबंदी जो भी उनका अभिलेख है वो गाँव में नहीं होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, गैर निवासी जमाबंदी रैयत उसको बोलेंगे। फिर एक नए रैयत होते हैं जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित है, ठीक है, उनको हम नए रैयत बोलेंगे। इसके अलावा धारा 13 हम देखते हैं तो रैयतों के भूमि उपयोग संबंधित अधिकार, ठीक है। मतलब रैयत का मतलब कैसा उनका जमीन का उपयोग करने का जो भी अधिकार वगैरह उसमें दिया हुआ है वो सभी उसके धारा 13 में दिए हुए हैं, ठीक है।
अगर कोई रैयत उस भूमि का उपयोग करता हो जो उसके जोत में पड़ता है, साथ ही वह काश्तकारी के दौरान उनके मूल्य विशेष को नष्ट ना करता हो, तो उसे जोतने कोड़ने के बाद अयोग्य ना बनाता हो, तो वह भूमि का उपयोग कर सकता है। ठीक है, मतलब जो भी उसका है उसको उसका मूल जो विशेष है जमीन का, उसको नष्ट ना करता हो और उसको जोतने कोड़ने के योग्य ना बनाता हो, तो वह भूमि का उपयोग कर सकता है। ठीक है, धारा 14 में दिया गया है कि रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब रैयत को उपायुक्त के आदेश के बिना जमींदार भूमि से बेदखल नहीं कर सकता है। ठीक है ना, मतलब रैयत को बेदखल नहीं कर सकते हैं जब तक कि उपायुक्त आदेश ना दे। ठीक है, मतलब बिना उपायुक्त के आदेश का रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा, ये धारा 14 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा धारा 15 में ये दिया गया है कि ईंट और खपड़े बनाने का रैयत को अधिकार होगा। ठीक है, मतलब रैयत का अधिकार हुआ कि ईंट और खपड़े बना सकता है। ठीक है, इसके लिए अपने परिवार के कृषि या भवन प्रयोजन हेतु बिना कोई शुल्क या कर भार के अपनी भूमि पर ईंट या खपड़े का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये धारा 15 में दिया हुआ है कि वो रेत चाहे तो वो अपना ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार उसको है। इसके बाद 16 में देखते हैं हम, तो रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण, मत्स्य पालन या अन्य उत्पादन का अधिकार होगा। इस धारा के अनुसार निम्न विषय समाहित किए गए हैं। जैसे इसमें है कि आप 16 में जब हम देखते हैं तो इसमें है कि वो रैयत को अपनी जोत में बांध बना सकता है। ठीक है, मत्स्य पालन कर सकता है और अन्य उत्पादन का भी अधिकार होगा, ये धारा 16 में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद हम अगर कोई रैयत ऐसे निर्माण या खुदाई या अन्य या पर आरोप लगाता है तो इस केस में उपायुक्त कर उचित निर्णय करेगा। ठीक है, फिर 17 में दिया हुआ है अपने निजी जोत को वृक्ष लगाने का अधिकार। ठीक है, मतलब वृक्ष लगाने का जो अधिकार है वो धारा 17 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें है कि प्रत्येक रैयत को अपनी जोत के किसी भूखंड पर वृक्ष, उद्यान, बांस लगाने का अधिकार है। ठीक है, साथ ही वह उसे काट सकता है एवं उपयोग भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा फल फूल जैसे उत्पाद का उपभोग भी वो कर सकता है और रेशम कीट पालन एवं लाह उत्पादन भी वो कर सकता है। साथ ही साथ वह महुआ का वृक्ष लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर अगर रैयत को अपने भूजोत पर महुआ का वृक्ष लगाया है तो अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति के बिना फिर उसको वो काट नहीं सकता है। ठीक है, मतलब उसको महुआ का वृक्ष काटने के लिए उसको अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश लेना उसके लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके अलावा धारा 18 हम देखते हैं, तो रैयत को भवन निर्माण का अधिकार। ठीक है, मतलब रैयत को है कि वो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को भवन निर्माण का अधिकार है, जो कि धारा 18 में है। रैयत स्वयं या अपने परिवार की घरेलू आवश्यकता हेतु या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चे या पक्के भवन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये धारा 18 में दिया हुआ है। इसके अलावा धारा 19 में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे है डिवीज़न ऑफ होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। ठीक है, मतलब अगर जोत का विभाजन और लगान का विभाजन। ठीक है, अगर कोई जोत का विभाजन करता है तो साथ साथ में क्या होगा, उसका लोन का भी विभाजन हो जाएगा। ये धारा 19 में दिया गया है। इसमें है कि यदि यदि न्यायालय के आदेश पर जोत का बंटवारा या उपविभाजन हो तो बंटवारे में शामिल तीनों पक्ष जमींदार, ग्राम प्रमुख, रैयत किसी निर्णय को लेने में असमर्थ हों तो तीन पक्षों में से कोई भी व्यक्ति लगान के वितरण हेतु उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। ठीक है, अगर निर्णय नहीं आ पाता है तो फिर ये क्या करेंगे, उपायुक्त के पास जाएंगे और फिर वहाँ पे उसका निर्णय होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि उसके अलावा इसमें यह है कि यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम हो तो किसी भी स्थिति में जोत का उपविभाजन नहीं होगा। ठीक है, अगर जोत के भी किसी भाग का अगर ऑलरेडी उसका विभाजन 3 रुपये तक पहुंच गया है तो फर्दर उसका फिर सब डिवीज़न नहीं होगा, वो 3 रुपये तक वहीं तक उसको लास्ट रखा जाएगा, उसके बाद उसका डिवीज़न नहीं होगा। तो ये आपका किस में दिया हुआ है, तो ये धारा 19 में दिया हुआ है। ठीक है,
तो धारा इसमें याद करना इंपॉर्टेंट है। धारा 20 में हम देखते हैं, तो धारा 20 में है कि जो रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, ठीक है, मतलब रैयत का अधिकार का कैसे हस्तांतरण किया जाएगा वो धारा 20 में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें है कि रैयत के अधिकार का हस्तांतरण धारा 20 में है, कोई भी रैयत अपने जोत या जोत खंड का विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या पट्टा से जुड़ा अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब किसी को ट्रांसफ़र कोई भी रैयत जो है अपने जोतखंड का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, और कोई भी रैयत उपायुक्त के पूर्व अनुमति लेकर अपने अनुमंडल के भीतर 1 वर्ष के लिए पट्टा पर भूमि दे सकता है, ठीक है, मतलब लीज पर वो दे सकता है, ठीक है। संथाली विधान के अनुसार अगर कोई रैयत अपनी बहन या पुत्री का जोत या जोतखंड दान देता है तो उपायुक्त की पूर्व अनुमति से रैयत दान स्वीकार कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर दान देना चाहेगा तो उसमें फिर क्या है, उपायुक्त की अनुमति अनिवार्य होगी, वो बहन और पुत्री को दान में दे सकता है, ठीक है। आदिवासी रैयत उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से अपने जमीन का आधा हिस्सा अपनी विधवा माँ और विधवा पत्नी को जीवन निर्वाह हेतु वो दे सकता है, ठीक है। ये भी किस में है, ये धारा 20 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा किसी आदिवासी रैयत की भूमि या उसका भूखंड का हस्तांतरण सिर्फ उसी अनुमंडल, परगना या तालुक में रहने वाले आदिवासी कृषक रैयत को हस्तांतरित कर सकता है, ठीक है। मतलब वो उसी तालुक में, उसी अनुमंडल और परगना के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उससे बाहर वाले को वो क्या होगा, हस्तांतरण उसका मान्य नहीं होगा, खारिज कर दिया जाएगा। मतलब वो उस भूखंड के अंदर ही आना चाहिए, तभी वो उसका वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, दान कर सकता है। आगे हम देखते हैं गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण, ये किस धारा में है, तो गैर आदिवासी द्वारा रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण जो है वो धारा 21 में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो नॉन शेड्यूल पर्सन होगा वो अपनी रैयती भूमि का ट्रांसफ़र कर सकता है, ये आपका धारा 21 में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र जो होगा वो राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंक को दे सकता है, उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किसी अनाज गोला को दे सकता है, बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित सोसाइटी को या फिर संतार प्रणाली के किसी रैयत को दे सकता है, ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र होगा वो मैक्सिमम 6 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको फिर ये वापस ज़मीन को फिर से वो वापस करना होगा, ठीक है। अगर वो वापस नहीं करता है, बंधक की समाप्ति के बाद भी अगर कोई बंधकार रैयत की भूमि को कब्जे पर बना रहता है तो इस केस में क्या होगा, 3 माह का कारावास है और 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। अपराध जारी रखने की स्थिति में 10 रुपये तक का अधिकतम अर्थदंड दैनिक भी लगाया जा सकता है, ठीक है। मतलब 3 माह से 500 रुपये तक तो दंड उसमें लगाया ही जाएगा, साथ ही साथ प्रत्येक दिन के अनुसार 10 रुपये का भी दंड इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। धारा 22 में हम देखते हैं, तो यहाँ पे है कि रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना, ठीक है। मतलब यहाँ पे है कि अगर टेम्प्ररी होल्डिंग फॉर कल्टीवेशन के लिए अगर हम देना चाहते हैं रेंट के लिए तो ये हम दे सकते हैं, तो ये धारा 22 में दिया गया है। तो गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति या फिर रैयत की बीमारी या शारीरिक अक्षमता के, और 21 केस में दे सकते हैं हम, तो यहाँ पे परिस्थितियाँ दिया गया है। तो गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, रैयत की बीमारी या शारीरिक अक्षमता, रैयत के पास हल बैल की क्षति होने से कृषि संबंधित समर्थता, और रैयत के नाबालिग या विधवा होने की स्थिति में, ठीक है। मतलब ये सब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मतलब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो रैयत जो होगा वो न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। तो ये धारा 22 में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो न्यास किया जाएगा, जो ट्रांसफ़र किया जाएगा
टेम्पररी होल्डिंग जो की जाएगी, इसमें अगर किसी भी तरह का अगर अवधि ड्यूरेशन का अगर मेंशन नहीं किया गया हो तो वो मैक्सिमम 10 वर्ष की अवधि के बाद क्या होगा, वो जोत छोड़ देगा। ठीक है, मतलब वापस उस मूल रैयत के पास चला जाएगा। ठीक है, ये आपका धारा 22 में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं धारा 23 में दिया हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड। ठीक है, मतलब जो भी रैयती लैंड होगा उसका क्या करेंगे, विनिमय जो होगा वो धारा 23 के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें दिया हुआ जो शर्त है उसको देखते हैं हम। तो बदलेन के पक्ष में बदली की जाने वाली भूमि समान मूल्य की हो। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए कि जो अगर हम दो ज़मीन को अगर हम बदलना चाहते हैं, दो रैयत, अगर रैयत ए है रैयत बी है, तो अगर वो दोनों अगर ज़मीन को आपस में एक्सचेंज करना चाहता है तो दोनों का क्या होना चाहिए, ज़मीन का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, बदलेन के पक्ष में बदली गई भूमि का रैयत सापेक्ष हो। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल उसका होना चाहिए। बदली की जाने वाली भूमि एक ही गांव में या पड़ोस की गांव में हो। ठीक है, मतलब पड़ोस की गांव में हो या फिर उसी गांव में हो। ठीक है, इसके अलावा है भूमि की बदली गुप्त विक्रय द्वारा ना करके पारस्परिक सुविधा के उद्देश्य से की गई हो, और इसमें निम्न प्रावधानों के अलावा उपायुक्त के बिना लिखित स्वीकृति के अलावा अगर अन्य तरीके से भूमि की बदली की गई है तो यह धारा 20 का उल्लंघन समझा जाएगा। ठीक है, और ये फिर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होना है कि डीसी का के अनुमति के बिना, अगर लिखित के बिना अगर कोई अदर मीन्स के साथ अगर ये होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये धारा 23 कहता है। ठीक है, फिर धारा 24 में है कि रैयती जोत की कतिपय हस्तांतरण का निबंधन। ठीक है, तो ये रजिस्ट्री ऑफ सर्टेन ट्रांसफ़र ऑफ रैयती होल्डिंग। ठीक है, तो इसमें ये है कि जब कोई रैयत, ठीक है, जब कोई रैयत रैयती जोत या उसके किसी भूखंड की बिक्री, दान या वसीयत या बदलैन प्रक्रिया के द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया जाता है तो उसके उत्तराधिकारी हस्तांतरित भूमि को गांव के जमींदार के यहाँ निबंधन करा सकते हैं। ठीक है, मतलब जब भी इसको हस्तांतरण करना होगा तो क्या होगा, तो उसको उसके लिए उसको जमींदार के पास जा कर के निबंधन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसके बाद है संथाल परगना के अंतर्गत कानूनी प्रभाव रखने वाली किसी वस्तु में या खतियान के किसी विपरीत बात के होते हुए भी जमींदार ऐसे हस्तांतरण को स्वीकृति दे सकता है। मतलब जमींदार के पास पावर इसमें है कि वो हस्तांतरण को स्वीकृति दे सकता है, ये धारा 24 कहता है। ठीक है, धारा 27 में देखते हैं, इसमें है सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड। ठीक है, बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है कि जब भी हम बंदोबस्ती कर तैयार करेंगे तो उसमें क्या होगा कि 4 कॉपी उसमें देना होगा। तो एक जो कॉपी होगा वो उपायुक्त के पास रहेगा, दूसरा रैयत के पास होगा, तीसरा जो लैंडलॉर्ड होगा भूस्वामी उसके पास जाएगा, और चौथा जो रहेगा वो ग्राम प्रधान के पास जाएगा, जिसको हम हेडमैन भी बोलते हैं, तो उसको देना होगा। ठीक है, जब भी क्या करेंगे हम, तो जो बंजर भूमि जो सेटलमेंट ऑफ क्या करेंगे, वेस्टलैंड को सेटलमेंट करेंगे, बंदोबस्ती करेंगे, तो इसके लिए 4 प्रतियाँ कॉपी जो होगी उसको इन चारों लोगों को एक एक कॉपी उसको देना होगा। ठीक है, ये धारा 27 में कहा गया है। फिर हम धारा 28 देखते हैं, तो इसमें है बंजर या खाली जोत के बंदोबस्ती हेतु खतियान में दर्ज सिद्धांतों के अलावे निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि जो भी जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, फॉलो करते हुए हमें लैंड का, वेस्ट लैंड का सेटलमेंट करना है, तो वो धारा 28 में दिया हुआ है। तो रैयत की आवश्यकता, रैयत द्वारा भूमि को आबाद करने की क्षमता के अनुसार वितरण, रैयत द्वारा ग्राम जनता या समाज या राज्य के प्रति की गई सेवा, मतलब इस केस में क्या होगा, उसका ट्रांसफर होता है। अगर वो समाज सेवा में जुड़ा हुआ है, अगर राज्य के प्रति उसका कोई सेवा है, तो इस केस में उसको बंजर भूमि का बंदोबस्ती वहाँ पे उसको किया जा सकता है। रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि की निकटता या समानता। ठीक है, मतलब निकट हो। भूमिहीन श्रम जीवों वर्ग के लिए भू व्यवस्था जो उस गांव के स्थायी निवासी हैं एवं गांव में उनके रहने का घर है। ठीक है, मतलब इस केस में ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इस केस में क्या हो सकता है, बंजर या खाली भूमि का बंदोबस्ती हो सकता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स दिए हुए थे। ठीक है, उसको फॉलो करते हुए ट्रांसफ़र हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं धारा 29 में क्या दिया हुआ है
तो मूल रैयत द्वारा खाली भूमि के बंदोबस्ती का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो जो मूल रैयत होगा उसका उसके द्वारा खाली भूमि के बंदोबस्ती का उसको अधिकार नहीं होगा। ये धारा 29 में है, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उपायुक्त की अनुमति के बिना कोई भी मूल रैयत या ग्राम प्रमुख अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ बंजर या खाली भूमि की बंदोबस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब उपायुक्त का आदेश के बिना वो मूल रैयत जमीन की बंदोबस्ती नहीं कर सकेगा बिना उपायुक्त की आदेश का, ठीक है। उसको धारा 23 में क्या दिया हुआ है कि बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना, ठीक है। मतलब क्या है कि देयर इज अ नो सब डिवीज़न ऑफ वैकेंट लैंड, ठीक है। मतलब वैकेंट लैंड जो होगा उसका फर्दर और भी डिवीज़न नहीं किया जाएगा, ठीक है। जमींदार की सहमति या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के उद्देश्य से उप विभाजन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये धारा 30 कहता है। फिर धारा 21 में क्या हुआ है, 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान सह मूल रैयतों या भूस्वामियों को संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करना। तो इसमें यह है, इसमें है कि 2 और मोर विलेज हेडमैन क्या होंगे, मिल करके किसी वेस्टलैंड का जॉइंटली उसका सेटलमेंट करेंगे। तो ये धारा 31 में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसमें क्या है, ऐसे गांव की बंदोबस्ती संयुक्त रूप से नहीं की गई हो तो इसके खिलाफ उपायुक्त के पास आवेदन दिया जा सकता है, जिस पर उपायुक्त उचित निर्णय करेगा, ठीक है। 32 में दिया गया है कि बंजर भूमि या खाली जोत के बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति, ठीक है। मतलब जो भी ऑब्जेक्शन आपको करना होगा उस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी वेस्ट लैंड का सेटलमेंट किया गया हो, तो उसके अगेंस्ट में अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना हो तो वो उपायुक्त के पास जाकर के आवेदन दे करके उससे आपत्ति अपना जाहिर कर सकता है, ठीक है। धारा 33 में यह बोलता है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि वह 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया जाए, ठीक है। अगर बंजर भूमि की बंदोबस्ती कर दी गई हो, ठीक है, लेकिन उस पर क्या होता है, अगर उस पर किसी तरह का कृषि कार्य उस पर अगर 5 साल के अंदर अगर नहीं किया गया हो तो क्या होगा, वो सेटलमेंट जो भी बंदोबस्ती की गई हो वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका धारा 33 में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा धारा 34 फिर हम देखते हैं। तो उपायुक्त के द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान शमशान के लिए अलग करना, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई भी अगर बंजर भूमि हो तो उसको क्या करेगा, एक मतलब शमशान के लिए, कब्रिस्तान के लिए वो अलग से उसको कर सकता है, या फिर जाहिर थान मतलब होता है पूजा स्थल, और शमशान मतलब जहाँ पे शवों को जलाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि, जो भी बंजर पड़ी हुई भूमि है, तो उसका बंदोबस्ती वो कर सकता है शमशान घाट के लिए, जाहिर थान के लिए। तो ये धारा 34 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा धारा 35 में है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती जो भी है वो वाटर रिजर्वियर, कैनल्स, जो कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो ये धारा 35 में दिया गया है, ठीक है। और इसमें यह है कि उपायुक्त की अनुमति के बिना ऐसी भूमि को बंदोबस्ती नहीं की जाएगी, और ना ही ऐसी भूमि पर किसी प्रकार की कर की वसूली की जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसी भूमि पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 36 में दिया हुआ है, 36 में सार्वजनिक प्रयोग की भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगा तो उसकी सेटलमेंट उसका नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी ग्राम के उस भूमि पर बंदोबस्ती नहीं की जाएगी जो उस गाँव की सीमा निर्धारण, शमशान, सार्वजनिक पथ, जाहिर थान या फिर शिविर स्थान के रूप में प्रयोग में लाई जा रही हो, तो वैसे स्थान में क्या होगा, उसका बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा। तो ये धारा 36 कहता है, ठीक है। फिर धारा 37 में देखते हैं, तो रैयत को मवेशी चराने का अधिकार, ठीक है। तब गांव में सभी रैयतों को यह अधिकार हुआ कि वह चारागाह भूमि पर अपने मवेशी चरा सकते हैं, और इसका निर्धारण उपायुक्त द्वारा चिन्हित किया जाएगा, ठीक है। तो ये किस में है, तो ये आपका धारा 37 में दिया गया है। फिर धारा 38 में दिया गया है कि चारागाह भूमि की रक्षा एवं निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। मतलब अगर चारागाह भूमि का उसका कैसे कंजर्वेशन करना है और साथ ही साथ उसका निर्माण करना है, तो जो भी इसकी शक्ति दी गई है वो धारा 38 में दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि चारागाह की जो भूमि है 5% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 5% मिनिमम इसका क्रिटेरिया कि उतना ही होना ही चाहिए, ठीक है।
तो उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रावधान 38 में दिया गया है। इसके बाद हम 39 को देखते हैं, मतलब धारा 39 को देखते हैं। तो रैयत को अपने जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार है। ठीक है, तो जो रैयत जो होंगे उनको अधिकार है कि वह अपने जोतों पर तालाब इत्यादि उत्खनन कर सकते हैं। तो ये अधिकार ये आपके 38 में 39 में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है, जमींदार से अनुमति लेकर कोई भी रैयत अपने जोत या अलग भूमि से में पोखर या जलाशय का निर्माण कर सकता है तथा जमीन के द्वारा विकसित संविदा के अनुसार उसमें मछली उत्पादन एवं अन्य वस्तुओं का उपभोग भी वो कर सकता है। तो यह अधिकार उसको धारा 39 में दिया गया कि उसमें वो पोखर या जलाशय का निर्माण कर सकता है और उसमें वो मछली का उत्पादन भी कर सकता है। तो ऐसा धारा 39 में कहा गया है। धारा 40 में यह मेंशन है कि खास तालाब में रैयत के मछली पालन अधिकार में भूस्वामी का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को तालाब या फिर जलाशय में मछली मारने का, मतलब पकड़ने का अधिकार है, ठीक है, उत्पादन करने का अधिकार है, तो जमींदार, भूस्वामी या मूल रैयत उसे मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको ये अधिकार मिला हुआ है तो उसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो ऐसा धारा 40 में दिया हुआ है। ठीक है, 41 में दिया गया है कि पहाड़िया ग्राम की भूमि गैर पहाड़िया को आवंटित नहीं होगा। ठीक है, पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग या बंजर भूमि को गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। पहाड़िया गांव का निर्धारण उपायुक्त द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब कौन सा गांव पहाड़िया होगा इसका निर्धारण आयुक्त करता है। और जो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि पहाड़िया ग्राम की भूमि को हम क्या करेंगे, मतलब नॉन पहाड़िया जो होगा उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये धारा 41 में दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, आसानी से आपको सारा सेक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 1-2 बार आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 1-2 बार देखने के बाद फिर आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब हम धारा 42 की बात करते हैं। तो इसमें है उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनधिकार दखल में हो। ठीक है, तो इसमें यह मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हुए किसी कृषि भूमि में प्रवेश किया हो या कब्जा किया हो तो उपायुक्त अपनी इच्छा से या आवेदन मिलने पर उसे ज़मीन से बेदखल कर सकता है। ठीक है, मतलब इसमें यह मेंशन है कि अगर कोई इंसान इलीगल तरीके से किसी का जो ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लिया है तो डीसी के पास ये पावर होगा, ठीक है, कि वो उसको हटा सकता है, चाहे अपने इच्छा से या फिर किसी का एप्लीकेशन या फिर कंप्लेंट मिला हो तो उसके तहत वो उसको हटा सकता है। तो ये धारा 42 में मेंशन है। ठीक है, इसमें है इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन इन, ठीक है, इन ऑथोराइज पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है ना, उसके बाद 43 में हम देखते हैं। तो इसमें ये आपका अध्याय 5 के अंतर्गत आ जाता है। इसमें धारा 43 से लेकर के 52 तक दिया हुआ है। इसमें लगान की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 43 में हम देखते हैं तो जिस वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं होगी, ठीक है, जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को लगान का भुगतान वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, कि जो भी हमको लगान देना होगा वो हम किसी वस्तु के रूप में नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब वस्तु के उपज में ऐसा नहीं कि उसको हम, उसके पास लगान नहीं है तो वो उसका वस्तु को गिरवी रख ले, जब्त कर ले, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल आपका ये भी धारा 43 में ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद 43 का काम में ये दिया हुआ है कि लगान का भुगतान जो करना है, पे करना है, तो वो क्या कितने समय में करना है। तो ऐसा है, इसमें है कि मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही को देना होगा। ठीक है ना, मतलब साल भर में 4 बार आपको हर प्रत्येक 3-3 महीने पे उसको पे करना है। तो ऐसा इसमें दिया गया है। तो 43 का काम में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 44 में देखते हैं, जमींदार या मूल रैयत के हित का हस्तांतरण होने पर लगान का भुगतान की वापसी ना होना। ठीक है, अगर यहाँ पे ये है कि अगर लगान एक बार अगर अदा किया गया है तो वो क्या है, फिर वो उसका वापसी नहीं होगा। ये आपका 44 में दिया गया है। ठीक है, इसमें है किसी जमींदार या मूल रैयत हित हस्तांतरित होने पर कोई रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत हस्तांतरण के बाद दे और जिनका हित हस्तांतरित हुआ हो ऐसे भूस्वामी या मूल रैयत को सद्भाव में
दिए गए लगान के लिए दायी नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरित लगान देने के पहले हस्तांतरण की नोटिस रैयत ग्राम प्रधान या मूल रैयत को ना दे दें। ठीक है, ठीक है। तो इसमें लगान वापसी का जो लगान भुगतान की वापसी नहीं होगी, ऐसा ये धारा 44 में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है धारा 45 में कहा गया है डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान। तो कोई भी रैयत जमींदार या मूल रैयत को लगान का भुगतान डाक या मनी ऑर्डर के जरिए कर सकता है। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो भी लगान का भुगतान जो करेगा रैयत जमींदार को, ठीक है, तो वो डाक के माध्यम से भी उसको कर सकता है। ये धारा 45 में दिए कहा गया है। अब धारा 46 में देखिए क्या दिया गया है कि ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान पर लेखा मतलब रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, मतलब जो भी लगान रैयत ने दिया है जमींदार को, तो वो क्या होगा, उसका सारा लेखा जोखा रखेगा, सारा रिकॉर्ड रखेगा कि किसने कितना कितना लगान दिया है, कितना किसका बकाया है, जो भी सारा रिकॉर्ड होगा वो ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का रिकॉर्ड रखेगा, ऐसा धारा 46 में कहा गया है। आगे की धारा हम देखते हैं तो धारा 47 है। तो यहाँ पे है लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद। ठीक है, तब रैयत द्वारा भुगतान किए गए लगान या उसका ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी या लगान प्राप्तकर्ता से वह निःशुल्क रसीद प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, मतलब इसमें ये दिया है कि अगर आप लगान को पेमेंट करते हैं, लगान अपना चुकाते हैं, रैयत जो चुकाएगा, और तो और उसके साथ जो उसका ब्याज के लिए भी जो उसको रसीद उसको मिलेगा, ऐसा अधिकार उसको दिया गया है। तो वो धारा 47 में दिया गया है। उसके बाद धारा 48 में दिया है कि जमीन से जुड़े लेख एवं रसीदों का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखेगी। ठीक है, मतलब ज़मीन से जुड़े जितने भी लेख होंगे, रसीद होंगे, उसका सारा जो रिकॉर्ड होगा वो राज्य सरकार अनुमंडल में, सब डिवीज़न में रखेगी, ऐसा धारा 48 में कहा गया है। उसके बाद धारा 49 हम देखते हैं तो इसमें है हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा। ठीक है, मतलब जहाँ किसी रैयत का जोत हस्तांतरण के योग्य है वहाँ जोत के लगान का भुगतान प्रथम प्रभार का होगा, अर्थात जमींदार लगान के चुकती हेतु ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को प्रथम प्रभार समझेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा, मतलब ऐसा जमीन जिसका हस्तांतरण हो सकता है तो उसका लगान देने का प्रभार या तो मूल रैयत के पास होगा या फिर ग्राम प्रमुख के पास होगा, या फिर मतलब जो भी इसका जमींदार लगान के चुकती हेतु ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को प्रथम प्रभार समझेगा, उसी से वो लगान वहाँ पे वसूलेगा। ठीक है, तो ऐसा 49 में कहा गया है। वही अगर धारा 50 की बात करें तो लगान के कटौती संबंधित शर्तें। ठीक है, मतलब लगान में कटौती क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, मतलब तो उसके बारे में जो भी शर्तें दी गई हैं वो धारा 50 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जमीन के किसी भाग को की मिट्टी में बालू पड़ जाने के कारण या किसी कारणवश उपज में अस्थायी कमी हो जाने के कारण। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि जहाँ पे खेती करनी थी जिस ज़मीन पर, उस ज़मीन पर मिट्टी में बालू पड़ गया है जिसके कारण उसका उपज पैदावार उस लेवल तक, उस बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है, तो उस केस में क्या होगा, उसका लगान में कमी की जाएगी, ऐसा इसमें दिया हुआ है। किसी भूमि पर जमींदार को नोटिस देने पर जमींदार द्वारा 6 माह के अंदर सिंचाई सुविधा नहीं उपलब्ध कराने पर। ठीक है, मतलब सिंचाई सुविधा अगर उसमें उपलब्ध नहीं है तो उस केस में जमींदार द्वारा अगर 6 महीने के अंदर उसको नोटिस दिया गया था लेकिन उस तक वो जो भी उसका बेनिफिट था उस तक नहीं पहुंच पाया है सिंचाई का, तो उस केस में क्या होगा, उसको उसका लगान में रेंट में जो भी है उसमें कटौती की जा सकती है। वर्तमान लगान भुगतान अवधि के भीतर खदान फसलों का औसत मूल्य में भारी गिरावट हो जाने के कारण। ठीक है, तो जो भी खदान फसलें किस रैयत ने लगाया था तो उसमें भारी गिरावट आ गई है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि उसकी कुछ रिडक्शन उसका किया जाएगा रेंट में। ठीक है ना, उसके बाद 51 में देखते हैं तो लगान कमी की अवधि। तो इसमें यह है कि लगान में जो कमी की जाएगी उसकी अवधि क्या होगी, मतलब मतलब कितने दिनों तक हम उसको उसमें कटौती करने का जो भी इसका राइट रहेगा तो उसमें हम आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी धारा 51 में दी गई है। इसके बाद धारा 52 में है कि भुगतान लगान के अलावे अन्य वसूली पर जमींदार को दंड का प्रावधान। ठीक है, मतलब
जमींदार अगर रैयत से लगान वसूलने के अलावे एक्स्ट्रा अगर उसको चार्ज करता है तो उस केस में क्या है, तो ऐसे केस में ज़मींदार के को दंड का प्रावधान है, उसे 6 माह जेल, 500 रुपये जुर्माना या दोनों प्रकार के दंड लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो 6 माह जेल दिया जा सकता है या 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है, ऐसा इसमें है धारा 52 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, वहाँ तक हमने जो देखा था 52 तक, तो उसमें था लगान के बारे में था। ठीक है, और यहाँ पे जब धारा 53 से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम क्या किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे है कतिपय प्रयोजन हेतु जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण। ठीक है, मतलब यहाँ से जमींदार जो है, जो भूस्वामी है, इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है भवन निर्माण या दूसरे कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, जोत का संबंध जमींदार के हित से हो, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए, सिंचाई, कृषि या औद्योगिक कार्य हेतु, सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति को प्रभावी करने हेतु, ग्राम के किसी जोत या विशेष खंड पर जहां ग्रामवासियों को समान अधिकार हो, ऐसे कार्य के लिए क्या हो सकता है, जमींदार भवन निर्माण या दूसरे कार्य हेतु जमीन का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, मतलब पब्लिक के मतलब इंटरेस्ट में हो तो उस केस में क्या करेगा, जमींदार वहाँ से भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, ऐसा धारा 53 में कहा गया है। ठीक है, काफ़ी लंबे लंबे सेक्शंस हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मैं कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम अध्याय 7 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अध्याय 7 में है धारा 54 से लेकर 63 तक न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे 54 में हम देखते हैं, तो 54 में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, मतलब प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का जो अधिकार है वो 54 में दिया गया है। ठीक है, मतलब कैसे क्या प्रक्रिया चलेगी, न्यायिक प्रक्रिया, तो उसके लिए जो भी है ये 54 में राज्य सरकार नियम बनाने का उसको अधिकार है, ऐसा धारा 54 में कहा गया है। ठीक है, इसमें है कि इस अधिनियम के अनुसार आवेदन पत्र या किसी दूसरे कार्यवाही के संदर्भ में अगर किसी नियम प्रणाली का अभाव है तो राज्य सरकार इस संदर्भ में नियम बना सकती है। नियम के बनने या ना बनने की स्थिति में संथाल सिविल रूल के प्रावधान इस क्षेत्र में लागू रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा इसमें है धारा 54 में। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि राज्य सरकार को जो प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार है वो धारा 54 में दिया गया है। ठीक है, धारा 55 में है लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ उत्तरोत्तर वाद या मुकदमा। ठीक है, इस प्रावधान है कि अगर जमींदार ने लगान की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर किया हो तो पहले मुकदमे के दायर होने के 6 महीने के भीतर कोई दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकता, अर्थात रैयत के विरुद्ध 2 मुकदमों के दायर होने के बीच काल बाधित होने की सीमा 6 महीने होगी। ठीक है, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक एक मुकदमा क्लियर ना हो जाए तब तक वहाँ पे एक साथ 2 मुकदमा नहीं होगा। ठीक है, तब एक मुकदमा दायर होने के 6 महीने के भीतर कोई दूसरा मुकदमा, मतलब उस बीच में कोई दूसरा मुकदमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है कि लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि जब तक एक मुकदमा क्लियर ना हो जाए तब तक दूसरा से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पहले एक तो क्लियर हो जाए, तो इसमें ये धारा 55 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसके बाद धारा 56 में है बेदखली का नियम। ठीक है, उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी रैयत को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। यदि किसी किसी प्रकार की किसी रैयत को संपूर्ण जोत से भी निकाल दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उसे अपने आवासीय भवन पर कब्जा बनाए रखने का आदेश जारी कर सकता है और लगान निर्धारित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि रैयत की को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इस केस में है कि उपायुक्त के पास अधिकार रहेगा निर्णय लेने का। ठीक है, तो ये बेदखली के नियम जो हैं वो 56 में दिए हुए हैं। फिर 57 में है कि अपील की प्रक्रिया है। ठीक है, अपील की प्रक्रिया में ऐसा है कि यदि आदेश उपायुक्त के अधिकारियों का प्रयोग करने वाले उपसमाहर्ता द्वारा किया गया हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपील की जाएगी। ठीक है, अगर उपसमाहर्ता
उपायुक्त के अधिकारों का प्रयोग करते हुए उप समाहर्ता द्वारा दिया गया हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपील की जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आदेश उपायुक्त के अधिकारों के प्रयोग करने वाले अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। ठीक है, मतलब एसडीओ के पास दिया गया हो फिर डीसी के पास जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे है उपायुक्त अथवा अपर समाहर्ता द्वारा दिया गया हो तो आयुक्त के पास अपील की जाएगी। ठीक है, अगर उपायुक्त के पास की गई हो, ठीक है, अपील, ठीक है, तो उससे अगर ये नहीं मतलब सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर वो आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। यदि आदेश उपायुक्त आयुक्त द्वारा दिया गया हो तो उसे जिसने मूल रैयत गांव के अधिकार अभिलेख की धारा 11 के अनुसार मूल रैयत अथवा सह मूल रैयत को पदयुक्त करने वाले उपायुक्त के आदेश की पुष्टि की है तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास अपील की जा सकती है। ठीक है, तो क्या है उसके बाद जो आयुक्त होगा, आयुक्त के पास के बाद फिर वो क्या है, न्यायिकरण के पास अपील की जा सकती है। ऐसा अपील की प्रक्रिया है। ठीक है, अपील का जो भी पावर रहेगा वो धारा 57 में दिया गया है। उसके बाद धारा 58 में है कि दूसरी अपील। ठीक है, मतलब एक अपील तो हमने यहाँ कर दी, उसका दूसरा जब अपील करना होगा तो ये क्या है, ये धारा 58 में दिया गया है। इसमें है कि अपीलीय अधिकार में से निहित अनुमंडल पदाधिकारी ने यदि अपीलीय आदेश दिया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जा सकती है। ठीक है, अनुमंडल मतलब एसडीओ के पास किया गया तो फिर हम डीसी के पास अपील कर सकते हैं। यदि अपीलीय आदेश उपायुक्त अथवा अपर समाहर्ता ने दिया हो तो आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर ऊपर चढ़ेंगे, मतलब नीचे वाला जो भी अधिकारी होंगे उसे तो फिर उसके ऊपर वाले अधिकारी के पास जाएंगे। तो ऐसा इसमें दिया गया है अपील करने के लिए। ठीक है, और धारा 57 के खंड घ के अनुसार नियुक्ति न्यायाधिकरण द्वारा यदि आदेश दिया गया हो तो उसके विरुद्ध दूसरी अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, मतलब अगर न्यायिक जैसे 57 में दिया हुआ था कि लास्ट में आयुक्त के बाद हम यहाँ पे न्यायाधिकरण के पास गया था, अगर वहाँ से अगर जो भी अगर निर्णय आता है तो वो निर्णय के विरुद्ध दूसरा अपील नहीं किया जाएगा। ऐसा 58 में दिया गया, धारा 58 में दिया गया। ठीक है, धारा 59 में है पुनरीक्षण के बारे में। आयुक्त अथवा उपायुक्त अपने प्रेरणा से या अन्य रूप से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या मुकदमे का अभिलेख अपने पास मांग सकते हैं जिस पर किसी प्रकार की अपील ना चल रही हो, परंतु किसी पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन पर आयुक्त ऐसा आदेश नहीं जारी करेगा जब तक कि उपायुक्त अथवा अवर उपायुक्त ने अपील पर सुनवाई की हो या आदेश दिया हो। ठीक है, तो जो भी उसका पुनरीक्षण करना हो या रिवीजन करना हो उस आदेश का, तो उसके बारे में जो अधिकार है वो आपका 59 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 60 में है कि पुनरीक्षण या पुनर्लोकन। आयुक्त किसी ऐसे आदेश का फिर से अवलोकन कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं या उनके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया हो। सेकंड में है आयुक्त के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी आदेश का जिसे उसने स्वयं दिया हो या उसके पूर्व अधिकारी ने दिया हो जो पूर्ण अवलोकन नहीं करेगा, परंतु यहाँ अपवाद है कि लिपिकीय या किसी भूल चूक संबंधित असावधानी हो तो बिना पूर्व अनुमति के लिए संशोधन किया जा सकता है। यह कार्य उपसमाहर्ता अथवा अनुमंडल पदाधिकारी की दशा में उपायुक्त करेगा। और सेकंड में है उपायुक्त अथवा अपर उपायुक्त की दशा में आयुक्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू करने का मतलब खुद का डिसीजन को रिव्यू करने का जो अधिकार है वो धारा 60 में दिया हुआ है कि उसने अगर स्वयं कोई डिसीजन लिया है आयुक्त ने तो उसको दोबारा वो अवलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है डिसीजन के बारे में, या ठीक है, या फिर पूर्व अधिकारी ने लिया हो तो उस अधिकारों के लिए वो क्या है उसको फिर से वो देख सकता है। ठीक है, अवलोकन उसका कर सकता है। तो ऐसा 60 में दिया गया है रिव्यू करने का अधिकार। उसके बाद 61 में है, यह 61 में केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षणीय नहीं होगा। ठीक है, मतलब उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश किसी पक्ष द्वारा अपील करने पर केवल अनियमितता के कारण पुनरीक्षण नहीं होगा जब तक कि किसी प्रकार की न्याय की हानि ना हुई हो। ठीक है, मतलब उसका रिव्यू तभी किया जाएगा, मतलब रिवीजन उसका तभी किया जाएगा उन चीज़ों का जबकि उसके पास कोई एक्चुअल मतलब ऐसा कोई ठोस कारण बनता हो जिससे कि न्याय की हानि हो रही हो, तो उस केस में क्या होगा उसका पुनरीक्षण किया जाएगा। अदरवाइज कोई मतलब कोई टेक्निकल मतलब ऐसा ही मतलब नहीं किया जाएगा, कोई खास अगर रीजन ना रहा हो तो।
तो ऐसा 61 में, धारा 61 में ऐसा कहा गया है। फिर 62 में है उपायुक्त एवं उप समाहर्ताओं का पर नियंत्रण। अपने कर्तव्य के निर्धारण में उपायुक्त आयुक्त के अधीन एवं अन्य अपर समाहर्ताओं एवं अनुमंडल पदाधिकारियों आयुक्त के अधीन होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सबका सीक्वेंस बना हुआ है कि ये इसके अंतर्गत होंगे। ठीक है, अपने कर्तव्य निवारण में उपायुक्त आयुक्त के अधीन होंगे और आयुक्त जो होंगे वो अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी आयुक्त के अधीन होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। उसके बाद 63 में है कि केस वादों पर रोक। ठीक है, इसमें है कि जो भी किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार आयुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपास्त करने, संशोधन करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा। इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील एवं पुनरीक्षण संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों अधीन रहकर अंतिम होगा। ठीक है, मतलब जो भी आदेश होगा न्यायालय का वहाँ पे वो अंतिम होगा, उस पर कुछ तरह कोई वाद नहीं चलेगा, फर्दर केस नहीं चलेगा। तो ऐसा धारा 63 में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद धारा 64 में यहाँ पे कहा गया है कि जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, मतलब परिसीमा का सामान्य जो नियम है उसके बारे में कहा गया है। तो परिसीमा का जो अध्याय है 8 में मेंशन किया गया है और इसमें जो अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं वो 64 से 66 तक दिए गए हैं। ठीक है, मतलब इसमें टोटल 3 धारा दिया गया है परिसीमा का। तो परिसीमा का सामान्य नियम में है कि सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है उसे अपीलकर्ता को 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना होगा। ठीक है, मतलब जिस आवेदन में के लिए किस तरह कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया है तो उसे ऐसा माना जाएगा कि उसको 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना है। ठीक है, सेकेंड में है धारा 42 के अधीन आवेदन देने के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारण नहीं होगी। ठीक है, धारा 42 के लिए जिसमें क्या था, धारा 42 में था कि अगर कोई इलीगल तरीके से किसी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है तो डीसी उसको, जो उपायुक्त जो होंगे उसको हटा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर किसी का कंप्लेंट मिलने पे या फिर वह स्वयं ये निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा धारा 42 में कहा गया है। लेकिन इसमें जो है आवेदन परिसीमा का सामान्य नियम में इसमें क्या है, अपीलकर्ता को 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना होगा। फिर 65 में है निष्कासन बेदखली के लिए परिसीमा। ठीक है, तो धारा 14 में वर्णित आधार के तहत रैयत की बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधित परिवाद के दुरुपयोग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर देना होगा। ठीक है, तो इसमें है कि जो भी इसमें लिमिटेशन जो दिया हुआ है निष्कासन का, उसमें है कि 2 वर्ष के भीतर देना होगा। अगर परिवाद के दुरुपयोग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर इसमें क्या करना है, आपको आवेदन देना होगा। 65 का काम है राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा। ठीक है, तब राज्य सरकार के द्वारा बकाया लगान वसूल करने के वाद के संबंध में प्रावधान है कि जिस कृषि वर्ष के अंत में लगान बकाया है उस वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के अंदर लगान ले सकता है। ठीक है, मतलब राज्य सरकार यहाँ पे अगर वाद चलता है लगान वसूलने के खिलाफ तो फिर वहाँ पे क्या है कि वो उस वर्ष से लेकर के, इस वर्ष से कृषि वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के अंदर क्या करना है, करेगा, लगान ले सकता है। ये 65 का काम में दिया गया है, इसको बाद में संशोधन करके इसको ऐड किया गया है। ठीक है, 66 में है अपीलों के लिए परिसीमा। आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 60 दिन निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपील करना होगा तो आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन का समय रहेगा और उपायुक्त के पास 60 दिन का निर्धारण किया गया है। ठीक है, इसके बाद 67 में दिया गया है विविध प्रावधान। धारा 67 से धारा 72 तक का दिया हुआ है, इसमें दंड या जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, मतलब जो भी पेनाल्टी लगाया जाएगा उससे रिलेटेड है कि अगर कोई नियम का पालन से चूकता है, ठीक है, तो उसे 200 रुपये जुर्माना तथा अपराध जारी रखने की दिशा में दैनिक, मतलब डेली उसको 5 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना का भुगतान करना होगा। ठीक है, भूस्वामी होते हुए किसी खास ग्राम, खास बांध, आहार, पोखर, जलाशय, नाला, तालाब या किसी अन्य जलाशय के स्रोत की मरम्मत या उसका रखरखाव नहीं करता है। ठीक है, मतलब जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें हों उसका अगर रखरखाव नहीं करता है तो जो भूस्वामी जमींदार के ऊपर ये कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, उसको दंड दिया जाएगा। जमींदार या उसका एजेंट, ठीक है,
एजेंट को अभिकर्ता भी बोलते हैं। तो ग्राम प्रधान या मूल रैयत के होते हुए भी इस अवधि निर्णय नियम के तहत दिए गए प्रथा के पालन से चूकता हो, ठीक है। और थर्ड में है कि जमींदार या उसका एजेंट ग्राम प्रधान या मूल रैयतों की सहायता से किसी बांध, आहर, धारा, नाला, डैम, तालाब या किसी अन्य सिंचाई स्रोत जैसे नहर या जल मार्ग या पड़ाव भूमि या चारागाह क्षेत्र की मरम्मत के लिए निर्माण से चूकता है, तो इस केस में भी उसको दंड मिलेगा। जमींदार या उसका एजेंट ग्राम प्रधान या मूल रैयत धारा 20 के अतिरिक्त गांव के किसी भूमि का हस्तांतरण करने पर समर्थ अधिकारी को इसका रिपोर्ट देने से चूकता हो, ठीक है। तो जो भी हस्तांतरण कर रहा हो भूमि का, तो अगर वो उपायुक्त को अगर उसका सूचना नहीं देता है तो उस केस में भी क्या है, इसको दंड का प्रावधान है। अभी इसमें देखते हैं, अभी तक हमने जमींदार के विरुद्ध देखा था, तो यहाँ पे हम रैयत के लिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को गांव में बांध, आहर, मेड़, नाली, तालाब या किसी अन्य जलाशय या सिंचाई साधनों के निर्माण या ग्रामीण मार्ग एवं सीमा चिन्ह के मरम्मत में सहायता न प्रदान करे, ठीक है। किसी अभिलेखित गांव के रास्ते, पड़ाव भूमि या चारागाह का अतिक्रमण करता हो, धारा 20 के प्रावधानों के उल्टा अपने भूमि को हस्तांतरित करता हो या इस प्रकार हस्तांतरित भूमि को जोतता हो, विधि के विपरीत जाकर गांव की पेड़ की कटाई करे या जंगल का उपयोग करे, तो इस केस में क्या है, रैयत को भी दंड का प्रावधान है। उसको 200 रुपया दंड है और पर डे जो भी है 5 रुपया देने के उसको चार्ज लगाया जाएगा, ऐसा ये धारा 67 में कहा गया है, ठीक है। इसके बाद धारा 68 में है, भूस्वामी पर सूचना की तालीम। यदि जमींदार पर लागू की जाने वाली कोई भी नोटिस जमींदार या लिखित रूप से प्राधिकृत किसी एजेंट को तालीम की जाए, तो ऐसा समझा जाएगा कि नोटिस स्वयं जमींदार को ही तालीम की गई है, ठीक है। मतलब या तो जमींदार उस नोटिस को देख ले या फिर उसका जो एजेंट है वो देख ले, तो ऐसा समझा जाएगा कि स्वयं जमींदार को ही वो नोटिस मिला है, ठीक है। और 69 में दिया गया है कि पब्लिक प्लेसेस की भूमि के अर्जन पर रोक है, ठीक है। यहाँ पे जो भी भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक दिया हुआ है, जैसे कि धारा 20 के प्रावधान के उल्लंघन में धारित या अर्जित भूमि में अथवा सरकार के लिए या किसी स्थानीय प्राधिकार के लिए या रेलवे कंपनी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जित भूमि में जब तक कि ऐसी भूमि सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकार की या रेलवे कंपनी की सम्मति रहती है अथवा सरकार या स्थानीय प्राधिकार के अधिकार में उल्लिखित सीमांकित भूमि जो सार्वजनिक कार्य के लिए सड़क, नहर आदि प्रयोग में हो, ऐसे केस में क्या होगा कि इसका अर्जन नहीं किया जा सकता है। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगा, सड़क है, नहर है, ठीक है, या फिर सरकार के द्वारा वो ऑलरेडी अधिकृत है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर ऐसा में रोक लगाया गया है। ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या उसके परिवार के सदस्यों या भूस्वामी के द्वारा धारित प्रतिभूमि अथवा ग्राम प्रधान की सरकारी जोत, चारागाह, जाहिर थान मतलब जो पूजा का स्थान होगा तथा शमशान में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होगा, ऐसा धारा 59 में कहा गया है। अच्छा, धारा 59 नहीं, धारा 69 था, ठीक है। अब हम 70 में आ गए हैं, बकायों की वसूली। इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी परिव्यय, ब्याज, हानि और क्षतिपूर्ति की वसूली उपबंधित रीति से की जाएगी, ठीक है, प्रोसेस से की जाएगी। इस अधिनियम के तहत लगाए गए सभी जुर्माना एवं दंड की वसूली सार्वजनिक मांग वसूली के लिए उस समय लागू किए गए किसी विधि द्वारा प्रचलित रीति से वसूली किए जाएंगे, ठीक है। मतलब 70 में दिया गया है कि रिकवरी ऑफ ड्यूज, जो भी उसका रिकवरी करना है ड्यूज का, वो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे धारा 70 में दिया गया है, ठीक है। 71 में है कि नियम बनाने का अधिकार, ठीक है। तो जो नियम बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है, ठीक है। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने हेतु निम्न कानून बना सकती है। राज्य सरकार पूर्व के प्रावधानों में बिना किसी प्रकार के आघात पहुँचाने नीचे दिए गए विषयों पर आवश्यक कानून बना सकती है। धारा 5 के अधिनियम निवासी जमाबंदी रैयतों की सहमति विनिश्चित करने की रीति, ग्राम प्रधान के कर्तव्यों के संपादन के संबंध में जमाबंदी की प्रतियां धारा 8 के अधीन प्रमाणित करने के संदर्भ में, धारा 11 के अधीन ग्राम प्रधान को पुरस्कार निधि के खर्च के संदर्भ में, और 25 में क्या दिया हुआ था धारा में, अधीन निबंधित पदाधिकारी को देय प्रक्रिया शुल्क की राशि के संबंध में
अथवा तथा भूस्वामी सूचना तालीम करने की रीति के संदर्भ में दिया हुआ है। धारा 44 में के अधीन है कि सामान्य सूचना के प्रकाशन की रीति के संदर्भ में। धारा 53 के अधीन भूमि के अर्जन की विधि या फिर वैसी भूमि पर कब्जा दिलाने की रीति के संदर्भ में। ठीक है, मतलब जो भी नियम बनाने का इस पे अधिकार है वो राज्य सरकार का है। ठीक है, तो वही है धारा 71 में। धारा 72 में है विशिष्ट विधानों का परित्राण। ठीक है, मतलब संथाल परगना भू धारक अधिनियम 1949 अन्य नियमों के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब जितने भी नियम वहाँ पे होंगे वो सबके ऊपर उसको रखा जाएगा। उसके बाद संथाल परगना भूधारक अनुपूरक अधिनियम 1950 लागू होगा। इस क्षेत्र में प्रचलित कोई अन्य विधान इसके प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे प्रायोरिटी रहेगा वो 1949 का जो SPT एक्ट है उसको रखा जाएगा। उसके बाद उसका है संथाल परगना भूधारक अनुपूरक नियमावली 1950 उसको रखा जाएगा। मतलब इसके बाद ही कोई रूल वहाँ पे लागू होगा, मतलब इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ पे दिया गया है। तो यही धारा 72 में ऐसा कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। ठीक है, बाकी इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें और इसका शॉर्ट नोट जो भी है जैसे ये बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसा इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आसानी से आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए और 10 क्वेश्चन आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सारे जो फैक्ट्स इसमें हैं उसको आप देख लें और धारा जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सा धारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ सकते हैं। बाकी वीडियो मैंने काफ़ी शॉर्ट ही रखा है ताकि इसको आप मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन कर सकें। बाकी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे जो JPSC और JSSC से रिलेटेड होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।